वेल तो हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी कि महाजनपदा जो थे वो या तो रिपब्लिक थे, गण या संघ कहे जाते थे, या फिर मोनार्की थे, राइट। और इसके अलावा जो है ये रिपब्लिक्स जो होते थे उसमें या तो एक सिंगल ट्राइब होगी जैसे कि शाक्य या कोलियज और मल्लज, या फिर ये कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स होगी, मतलब कुछ बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो मिलके जो है ये जनपद का निर्माण करेंगे, जैसे रिपब्लिक का निर्माण करेंगे, जैसे कि वजीज और यादव। अब मोनार्की जो है इसमें हेरिडिटरी रूल जो है किंग का होता था, जैसे कि कोसला, मगध वगैरह, ये सब मोनार्की के एग्जाम्पल थे। अब डिफरेंस अगर देखते हैं रिपब्लिक और मोनार्की के बीच में, तो रिपब्लिक्स फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्किक असेंबलीज एंड नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वॉज द केस विद द मोनार्कीज। अब यहाँ पर जो रिपब्लिक के अंदर जो है एक ओलिगार्किक असेंबली के लीडरशिप में जो है राजकाज चलता था, ठीक है ना। और ये जो है किसी एक आदमी, जैसा कि मोनार्की में होता है ना एक आदमी, तो किसी एक आदमी के कंट्रोल में या एक आदमी के लीडरशिप में नहीं चलता था। ओलिगार्किक असेंबली का मतलब हो गया कि हर एक जगह के कुछ जो प्रमुख लोग होंगे, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, वो सब बैठ के उन लोगों से जो है असेंबली बनती थी, और वो असेंबली जो है फिर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी। मोनार्की में किंग जो था वो सोल रिसिपिएंट था रेवेन्यू का, मतलब कि किसानों से जो रेवेन्यू जमा की जाएगी तो किंग जो होगा वो अकेला जो है वो रेवेन्यू रिसीव करेगा। लेकिन रिपब्लिक में ये रेवेन्यू जो था वो हर एक ट्राइबल ओलिगार्क के द्वारा जो है रिसीव किया जाता था, जिसे कि राजा कहा जाता था, ठीक है। अब हर एक मोनार्की के अंदर जो है रेगुलर प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी होती थी, ठीक है ना, पेशेवर सेना होती थी। जबकि रिपब्लिक में हर एक राजा जो था उसके पास फ्रीडम थी कि वो जो है अपनी आर्मी रखे अपने सेनापति के अंदर। महाजनपदाज के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो राजा जो थे उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, आर्मी मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और किला वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा इट वाज नेसेसरी टू कैरी ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क, ये भी आवश्यक था कि जन कल्याण के काम किए जाए, जैसे कि मेकिंग रोड्स, वेल्स एंड कैनाल्स एंड रेस्ट हाउसेज, राइट। सड़क, कुएँ, नहर, धर्मशाला वगैरह ये सब बनाया जाए, आरामगाह सब। टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड इन काइंड, टैक्स जो है वो पैसा और सामान दोनों रूप में कलेक्ट किया जाता था। फ्रॉम द फार्मर्स टैक्स कलेक्टेड वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, किसान से जो टैक्स वसूला जाता था वो उनकी उपज का छठा हिस्सा होता था। टैक्स कलेक्शन बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टैक्स कलेक्शन संभव हो पाया जो खेती की उपज में, ठीक है, जो वृद्धि हुई थी उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन पॉसिबल हो पाया। The use of iron plowshares enabled the farmers to dig up the clayey soil so that more type of grains could be produced on large scale. अब जो आयरन के जो हल वगैरह बनाए जाने लगे तो इससे अब किसान जो है वो दोमट मिट्टी को जो है और बढ़िया से खोद सकते थे, और इसकी वजह से ज़्यादा टाइप के अनाज जो थे वो अब लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर जो है उपजाए जा सकते थे। द क्राफ्ट्समैन गेव टैक्सेस इन काइंड, क्राफ्ट्समैन जो थे वो सामान के रूप में टैक्स देते थे, मतलब कि दे हैड टू रेंडर सर्विसेज टू द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनको जो है राज्य के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। सिमिलरली जो हर्डर्स हुआ करते थे और हंटर गैदरर्स, वो भी जो है सामान के रूप में ही किंग को जो है पे करते थे। टैक्सेज जो थे वो शायद संग्रहित्री नाम के ऑफिसर के साथ पास जो है जमा किया जाता था। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ ए ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पीरियड में जो है ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी में भी जो है ग्रोथ हुआ टाउन्स के एरिया में। द रूलर्स ऑफ द महाजनपदाज मेंटेन्ड अ बिग स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट दिस लार्ज टेरिटरी, शासक लोग जो है बड़ी आर्मी रखते थे अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोसाइटी की बात करें अगर तो फिर वैदिक पीरियड के अंत की तरफ जो है सोसाइटी जो है इसको 4 वर्ण में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो सिस्टम था सोशल डिवीजन का, इट प्रिवेल्ड इन द जनपदाज एंड महाजनपदाज इन अ मोर रिजिड फॉर्म, ये जनपदा और महाजनपदाज के टाइम में ज़्यादा रिजिड हो गया। ओके, ब्राह्मण जो थे वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थे, वो जो है वेदाज की पढ़ाई करते थे और जो भी कह सकते हो कि कर्मकांड वगैरह थे और सेक्रीफाइसेस थे वो करवाया करते थे। क्षत्रिय जो थे वो उसके बाद आते थे, वो जो है लोगों की रक्षा करते थे और युद्ध वगैरह लड़ते थे। वैश्य जो थे ये थर्ड थे वर्ण सिस्टम में, वो जनरली जो है फार्मर होते थे, मवेशी पालते थे या फिर व्यापारी होते थे। वर्ण सिस्टम में सबसे लास्ट में जो है शूद्राज आते थे। इनका काम माना जाता था कि इनका काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। दे वर नॉट अलाउड टू ईदर स्टडी और परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, उनके पास जो है अध्ययन करने या फिर कह सकते हो कि
बलि वगैरह में दान वगैरह करने का जो है सेक्रीफाइसेस वगैरह देने का जो है उनके पास परमिशन नहीं था। इस पीरियड में जो है कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम का उदय होता है जो कि जन्म आधारित होता है, लेकिन समय समय पर लोग जो है लोगों ने जो है ये सोसाइटी के इस रिजिडिटी के अगेंस्ट जो है स्ट्रांगली रिएक्ट किया और इसी की वजह से नए धर्मों की, नए पंथों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह वगैरह। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस लाइक केस स्टडी। मोनार्की जो मगध में है, ठीक है, और रिपब्लिक जो कि वज्जी या नॉर्थ बिहार में है। तो मगध की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदा में से एक था मगध, जो कि साउथ बिहार में है, और ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम के तौर पर इसका जो है ये इसका उद्भव होता है। और इसकी राइज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें कुछ प्रमुख फैक्टर पहला था स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मगध जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत ही सही जगह पर लोकेटेड था। जो राजधानी थी मगध की, राजगृह, ये जो है 5 हिल से सराउंडेड था, जिसकी वजह से इस पर कब्जा करना जो है बहुत ही मुश्किल था। पाटलिपुत्रा जो कि बाद में इसकी राजधानी बनी, ये भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, क्योंकि ये जो है गंगा, गंडक और सोन, इन तीनों के जो है कॉन्फ्लुएंस पर, तीनों के संगम वाली जगह पर था। और इसलिए जो है ये जो है कह सकते हो कि वाटर फोर्ट या जल दुर्ग से घिरा हुआ था। फिर गया के आगे जो थिक फॉरेस्ट हैं, घने जंगल वगैरह जो है साउथ बिहार में, तो उससे जो है लकड़ी वगैरह मिल जाती थी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, और आर्मी के लिए जो है हाथी वगैरह मिल जाया करते थे इन्हें। फर्टाइल लैंड, चूँकि बहुत सारी नदियाँ इधर से होकर निकलती थी, तो इस वजह से यहाँ की मिट्टी जो है वो सिर्फ फर्टाइल ही नहीं थी और खेती के लिए फिट ही नहीं थी। इसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो है वाटर का सप्लाई भी मिलता था और वाटर ट्रांसपोर्ट भी सस्ता था। तो भाई सभी हाथ में लड्डू है, जितने हाथ ले आओ। मिनरल डिपॉजिट्स, अब मगध के आसपास में ही जो है आपके कह सकते हो कि कॉपर और आयरन ओर के जो है बहुत ही रिच डिपॉजिट्स थे, जो करेंट कह सकते हो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है। तो इसकी वजह से जो है इनको बेटर वेपन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में मदद मिलती थी। आयरन जो है उसने इस पीरियड में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये जो है मोस्टली हथियार बनाने में यूज आता था। और मगधा के पास एडवांटेज क्या था, तो इसको जो है बिल्कुल क्लोज एक्सेस था आयरन डिपॉजिट्स की तरफ जो है। मिलिट्री माइट की अगर बात करें तो मगध के पास जो है काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, और ये जो है अलग अलग तरह के हथियार और वेपन्स आर्मर के साथ, कवच के साथ जो है वेल इक्विप्ड था। मगध की आर्मी जो है इसमें फुट सोल्जर्स थे, ठीक है, पैदल सिपाही थे। इसके अलावा जो है रथ पर सवार रथ का भी यूज करते थे ये लोग, और हाथी का यूज करते थे। मगधन आर्मी वॉज बिलीव टू बी मच लार्जर देन अलेक्जेंडर्स आर्मी। मगध की आर्मी जो है ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी से भी बहुत बड़ी थी। रूलर्स की अगर बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट रूलर जो मगध का था दैट वाज बिंबिसार, जिसने कि करीब सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी BCE में शासन किया। राजगृह जो है वो मगध की कैपिटल थी इस पीरियड में। उसने जो है 3 pronged पॉलिसी, मतलब 3 सूत्री जो है पॉलिसी बनाई मगध को जो है कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हो प्रबल जो है शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए। और ये पॉलिसीज़ क्या थी, तो डायनेस्टी रिलेशन, मतलब खानदानी जो है रिलेशन कायम करना, वंश के आधार पर रिलेशन कायम करना मैरिज के द्वारा, जहाँ पर कि उसने जो है कोसला के राजा प्रसेनजीत जो थे उनकी बहन से शादी की, ठीक है, जिन्होंने कि इन्हें जो है काशी में एक गाँव जो है दहेज के रूप में दे दिया। फिर जो उस समय के पावरफुल रूलर्स थे जैसे कि अवंती वगैरह के रूलर्स, उनके साथ दोस्ती कर लेना, और जो कम पावरफुल नेबरिंग स्टेट्स थे जैसे कि अंग वगैरह, उनके खिलाफ जो है मिलिट्री पावर का यूज करना। बिंबिसार जो था उसके बाद अजातशत्रु का पीरियड आता है, जो कि एग्रेशन की पॉलिसी जो है अख्तियार करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने जो है लंबे लंबे युद्ध किए कोसला के खिलाफ, वज्जी के खिलाफ, और उनको हरा दिया, सब्जुगेट कर लिया उनको। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी मगध पर रूल करने वाला है वो है नंद डायनेस्टी, जिसकी स्थापना जो है महापद्म नंद ने की थी। उसने अपने रूल का विस्तार जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इंडिया का है, मतलब कि कह सकते हो कि इधर अफगानिस्तान वगैरह के एंड तक, उधर तक फैला दिया इसको। बाद में नंदा जो थे वो कमज़ोर हो गए, अनपॉपुलर हो गए, ओके, और उनका रूल जो था मगध में उसकी जगह पर जो है मौर्य रूलर्स आ गए, जिसके अंदर मगध एम्पायर जो है वो अपने ग्लोरी के हाइट पर पहुंचा। अब रिपब्लिक की तरफ अगर देखो तो वज्जी नॉर्थ बिहार का एरिया, तो मगध के विरुद्ध जो कि एक बहुत ही पावरफुल मोनार्की था, वज्जी जो है वो एक यूनाइटेड रिपब्लिक थी, ठीक है, जैसे कि गना या संघ के नाम पर जाना जाता था। और इसमें जो है 8 स्मॉलर किंगडम्स थे, जिसमें कि लिच्छवी, जनत्रिका, विदेहा, ये सब उसमें शामिल थे। तो अब एक गण या संघ जो है उसमें बहुत सारे रूलर्स होते हैं, सब जो है राजा कहलाते हैं, और हर एक रूलर जो है वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दे मेट टुगेदर इन असेंबलीज, वो जो है बैठक में जो है मिला करते थे टू रीच अ कॉमन डिसीजन।
डिबेट्स एंड डिस्कशन के थ्रू लिया करते थे। तो वो लोग जो है अपने असेंबली बुलाया करते थे, सब मिल के बैठते थे और डिबेट डिस्कशन के थ्रू जो है वो कॉमन डिसीजन लिया करते थे। अब लिच्छविद जो थे उनकी राजधानी वैशाली में थी एंड इट वॉज ए प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ नॉर्थ बिहार। ये जो है काफ़ी कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरस था किंगडम नॉर्थ बिहार का, काफ़ी अमीर कह सकते हो, वेल टू डू था, बट इट वॉज लेटर मर्ज्ड विद मगध किंगडम आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। वैशाली की जो राजधानी थी लिच्छवी, ठीक है, ये बाद में जो है मगध किंगडम में ये मिल गई लंबे संघर्ष के बाद। दोनों बुद्धा और महावीर जो हैं दे बिलोंग टू रिपब्लिक्स एंड प्रेज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बुद्ध और महावीर दोनों जो है रिपब्लिक से ही आते हैं और दोनों ने जो है इस तरीके की गवर्नमेंट की जो है प्रशंसा की थी। नाउ ग्लोबल कनेक्शन, अब सेम टाइम यूरोप में जो है एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का जो है उदय होता है, जो कि बेसिकली विच डेवलप्ड रिमार्केबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिन्होंने कि काफ़ी बढ़िया जो है गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप किया। अब ये जो सिटी स्टेट्स हैं इनमें सबसे फेमस जो था वो एथेंस था, जिसके सिटीजन जो थे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय करते थे। पॉलिस जो है वो एक टर्म यहाँ पर यूज किया जाता था एक एरिया को बताने के लिए जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती थी, जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से काम चलता था। अब डेमोक्रेसी जो था एथेंस में, इसका मतलब हुआ कि जितने भी लोग थे, जितने भी सिटीजन्स थे मीटिंग या असेंबलीज में मौजूद, तो वो सब जो है कह सकते हो कि वो सब जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। अब सिटीजन जो है वो अपने राइट टू पार्टिसिपेट और वोट इन असेंबली जो है इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि वो जो है इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। उन सब का सभी सिटीजन्स के पास ये अधिकार था। लेकिन ये पीपल या सिटीजन का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी एथेंस के रहने वाले हैं सब, महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी और सिर्फ एडल्ट मेल्स जो थे उन्हीं के पास सिटीजनशिप का जो है प्रिविलेज था। बहुत सारे जो स्लेव्स थे यहाँ पर, जो कि खेत में, खदान में, हाउस होल्ड वगैरह में या वर्कशॉप में काम करते थे, उन्हें भी सिटीजन का दर्जा नहीं मिला था। अब यहाँ पर जो है अब सिटी स्टेट ऑफ एथेंस और जो संघ टाइप है जनपद में, इनमें आपको कोई सिमिलरिटी दिखती है क्या? वेल आई थिंक सिमिलरिटी ये है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन मेकिंग होती थी। डिफरेंस ये है कि जो संघ या जनपद का जो सिस्टम था, संघ टाइप ऑफ जनपद जो थे, इसमें ये जो है ज़्यादा ओलिगोपोली की तरह था, ओलिगार्की की तरह था, जहाँ पर कि जो छोटे छोटे किंगडम्स के जो हेड होते थे वो असेंबली में बैठते थे, वो डिसीजन लेते थे। सारी जनता नहीं इकट्ठा होती थी, सारे सिटीजन्स इकट्ठा नहीं होते थे। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप दिस चैप्टर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ग्रोथ के साथ या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ट्रेड और कॉमर्स, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और कंकेस्ट, इन सब में ग्रोथ की वजह से जो है जनपद जो है उनका उदय होता है और बाद में महाजनपद का या लार्ज किंगडम्स का उदय होता है। कंटेम्प्रेरी जो उस समय के जो टेक्स्ट्स हैं उसमें 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। महाजनपद जो थे वो या तो रिपब्लिक थे या फिर मोनार्कीज थे। ये किंगडम जो थे इनके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होती थी और ये जो है लोगों से टैक्स वसूलते थे उनको सपोर्ट, बड़ी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, बड़ी आर्मी रखने के लिए। पावर ऑफ किंग जो है वो बाद में मिलिट्री स्ट्रेंथ और साथ साथ जो है सेक्रीफाइसेज और रिलीजियस रिचुअल्स के थ्रू जो है बढ़ता गया। जो सबसे पावरफुल महाजनपद जो था वो मगध था, जो कि अपने स्ट्रेटजिक लोकेशन, मिलिट्री पावर, रिसोर्सेज और सक्षम राजाओं की वजह से जो है काफ़ी प्रमुख बन गया। वज्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक था इसी पीरियड के दरमियान। सो वेल दैट इज अबाउट दिस पीरियड। नाउ यू कैन लाइक ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स and well that will be it for the for this like section of history, because now we will quickly move to the geography section of the syllabus and try finishing its like half portion. Well then finish the question and answers. That will be it for the chapter. Until then, have fun. Bye bye.